गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन चैप्टर से एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि संचायक बैटरियों का या संचायक सेलों का निर्माण कैसे किया जाता है। सेल की रिएक्शन क्या होती है, सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पर बेस्ड आधारित कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज पढ़ेंगे हम लोग डैनियल सेल का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सेल क्या करता है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे डैनियल सेल। आइए हम अपना टॉपिक देखते हैं। आज मैंने लिखा है सीसा संचायक सेल का निर्माण। सीसा संचायक यानी चार्ज करने वाली बैटरियां जो एक बार आवेशित होती हैं दूसरी बार पुनः निरावेशित होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उसमें आज पढ़ेंगे डैनियल सेल। तो देखिए, किसी भी संचायक बैटरियों में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उसमें कुछ ऐसा कैटलिस्ट घोल मिलाया जाता है, कुछ ऐसा अपद्रव्य मिला के उसका इलेक्ट्रोड लगाया जाता है कि उसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो। तो आइए हम देखते हैं कि डैनियल सेल में कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डैनियल सेल में रिएक्शन होता है ZnS प्लस Cu पे प्लस 2 चार्ज इक्वस बनाता है ये Zn पे प्लस 2 चार्ज इक्वस और ये कॉपर धातु मुक्त होती है। अब देखिए, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है यह रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए है कि इसमें एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया की पहचान करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो Zn है, जिंक धातु है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिंक पर प्लस 2 आयन आ जा रहा है, जिंक आयन बना रहा है। इसका मतलब कि जिंक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। तो इस अर्ध अभिक्रिया को लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे Zn और यहाँ पर Zn पे प्लस 2 चार्ज, यहाँ से क्या मुक्त हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जा रहे हैं और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये फर्स्ट। और दूसरे को हम देख रहे हैं कि कॉपर पे प्लस 2 चार्ज इक्वस, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके कॉपर धातु बना रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। सबसे पहले हम उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, उस रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान कर लेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन पहचान करने के बाद अब हम ये जो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होती है वो एनोड पे होती है और जो रिडक्शन वाली अभिक्रिया होती है उसे वह कैथोड पे होती है। तो ऑक्सीकरण को हम क्या बनाएंगे, सेल बनाते टाइम एनोड बनाएंगे। इसको हम एनोड बना लेंगे और इसको क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। इसको कैथोड बना लेंगे और इसको एनोड बना लेंगे। तो देखिए, हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन की इसलिए पहचान करते हैं कि ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया एनोड पे होती है और अपचयन वाली अभिक्रिया कैथोड पे होती है। हम जानते हैं कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इस ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करने के बाद अब हम सेल का रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। सेल का रासायनिक अभिक्रिया, सेल की रासायनिक अभिक्रिया लिखते टाइम हम क्या करेंगे
कि जो एनोड पे अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको बाएं साइड लिखेंगे और जो कैथोड पे अभिक्रिया होती है उसको दाएं साइड लिखेंगे। तो देखिए यहां पे मैं एनोड ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को लिख रहा हूं कि ZnS, सिंगल आड़ी तिरछी रेखा खींचेंगे, फिर Zn पे प्लस 2 चार्ज एक्वस। अब इसमें दो प्रकार के दो अलग अलग घोल हैं, तो इसके लिए डबल पाई खींचेंगे, फिर लिखेंगे Cu पे प्लस 2 चार्ज एक्वस और ये कॉपर धातु। ये सेल की अभिक्रिया है। सेल की अभिक्रिया में बाएं साइड में एनोड होता है और दाएं साइड में कैथोड होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि रेडॉक्स रिएक्शन से अर्ध अभिक्रिया की पहचान करेंगे। अर्ध अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उस आधार पर ऑक्सीकरण वाली अर्ध अभिक्रिया से एनोड बनाएंगे और अपचयन वाली अर्ध अभिक्रिया से कैथोड बनाएंगे। और इसके बाद जब सेल का रासायनिक समीकरण लिखेंगे या सेल की अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें एनोड को बाएं साइड, कैथोड को दाएं साइड। जब यह सेल का रिएक्शन मिल जाएगा तो सेल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक पात्र लेकर के इस प्रकार का, और इसमें सेल का निर्माण करेंगे। सेल का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, इधर जो हमारा एनोड होगा, एनोड को मैंने बताया कि बाएं साइड, तो एनोड होगा तो एनोड पर जिंक की छड़ होगी और कैथोड पर कॉपर की छड़ होगी। ये कॉपर की छड़ होगी, इसको बोलेंगे कैथोड। कैथोड ये माइनस होता है और ये होगा एनोड। कैथोड प्लस होता है और एनोड माइनस होता है। और ये इस प्रकार हमारा डेनियल सेल का निर्माण हो जाएगा। इसमें ZnO का घोल रहेगा, इसमें कॉपर सल्फेट का घोल रहेगा। इसमें दूसरा सॉल्यूशन है CuSO4 और इसमें ZnSO4 का घोल है और हमारा सेल इस प्रकार से बन जाता है। एनोड को बाएं भाग में, कैथोड को दाएं भाग में मिला करके हम संचायक बैटरियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, यह डेनियल सेल बनाने की एक विधि है। अब प्रश्न उठता है कि इस सेल का EMF कैसे ज्ञात करेंगे। तो EMF ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल। चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ई सेल बराबर होता है ई दाया माइनस ई बायां। ई दाया माइनस ई बायां। अब क्या करेंगे कि दाएं वाले सेल के जो सेल का जो EMF होगा उसमें से बाएं वाले सेल का EMF ज्ञात करके हम पूरे सेल का EMF ज्ञात कर सकते हैं। जब इनका हमको ये पता रहे, सेल का EMF पता रहे दाएं वाले का और बाएं वाले का, तो हम इस सेल का EMF ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ई सेल बराबर ई दाया माइनस ई बाया। अब आइए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। परीक्षा में आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक इस पर एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये तो रहा डेनियल सेल का निर्माण। अगर आया परीक्षा में तो आप लिख सकते हैं। मैंने इसको इसलिए क्लियर किया कि आपको कम से कम सेल की रासायनिक अभिक्रिया लिखना सीख जाएंगे। तो कोई भी रिएक्शन मिलेगी तो सबसे पहले आपका काम होगा सेल का रिएक्शन बनाना। सेल का जो रिएक्शन बना लेगा तो उसका EMF भी कैलकुलेट कर लेगा और सेल का भी निर्माण कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये अगला टॉपिक है, इसमें का क्वेश्चन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। गैल्वेनिक सेल के EMF का परिकलन कीजिए। तो गैल्वेनिक सेल के लिए एक रिएक्शन दिया है और इसके बाद सेल का मानक अपचयन विभव दिया है, एक कैथोड पर और एक एनोड पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली गैल्वेनिक सेल का EMF ज्ञात करने के लिए इस रिएक्शन के आधार पर हम इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का पहचान करके कैथोड एनोड का पहचान कर लेंगे। फिर सेल का
सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां से हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो जिंक है जेडीएन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक का आयन बना ले रहा है। इसका मतलब कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अभिक्रिया एनोड पर होती है। तो जिंक एनोड है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये एनोड, ये जिंक एनोड है। तो हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सूत्र लिखेंगे ई दायां माइनस ई बायां, या इसको लिख सकते हैं कि ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे जिंक होता है, एनोड पे कॉपर होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे ई सेल ई नॉट जेडीएन माइनस ई सीयू। क्यों? क्योंकि यह हमारा क्या है, ये कैथोड जिंक, जिंक हमारा एनोड है, सॉरी यहाँ पे कैथोड, जिसका अपचयन होता है वो कैथोड पे होता है। तो कॉपर का अपचयन, कॉपर का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे गलत लिखा गया, ये कॉपर पे प्लस बाई कॉपर, और यहाँ पे लिखेंगे जेडीएन पे प्लस बाई जेडीएन। अब कॉपर का जो मानक अपचयन विभव दे रखा है कि प्लस का 0.34 वोल्ट, और इसके बाद माइनस, माइनस इसका दिया है 0.76 वोल्ट। ये इसका ये माइनस है और कॉपर का क्या है, प्लस में है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया और 0.76, और जब इसको जोड़ेंगे तो 7 6 4 10 को 0 7 3 10 1 11, और 2 पॉइंट पे दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 1.1 वोल्ट। ये ई सेल की वैल्यू है। ई सेल, ई सेल बड़े हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम अगला टॉपिक में एक सवाल लेकर आए हैं, उसी का देखते हैं कि इस सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिया है गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। एक रिएक्शन दिया है और उनका मानक अपचयन विभव दिया, एक कैथोड दिया है और एक एनोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस रिएक्शन से सेल की रिएक्शन लिख लेंगे। सेल की रिएक्शन लिखने के लिए हमको ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करना पड़ेगा। तो यहाँ जिंक देखिए, जिंक धातु है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक का आयन बना रहा है। तो जिंक क्या है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बनाते हैं। तो एनोड बाएं भाग में रहता है। तो सेल की रिएक्शन लिख लेंगे, जेडीएन पे प्लस 2 चार्ज जेडीएन एस बाई जेडीएन पे प्लस 2 चार्ज इक्वस, और यहाँ पे लिख लेंगे कॉपर पे प्लस 2 चार्ज इक्वस बाई कॉपर। ये पता चल गया। अब हमको ये पता चल गया कि ये एनोड है और ये कैथोड है। अब सेल का ईएमएफ ज्ञात करेंगे। तो ई सेल इक्वल टू होता है ई दायां माइनस ई बायां, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसी पर हम सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेंगे। ई सेल बराबर प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.76, और इसको जब हम हल करेंगे
तो ये आएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76 और इस प्रकार E0 सेल का मान आएगा 1.10 वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं कि 1.1 वोल्ट। ये E0 सेल का मान आ गया और ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम परीक्षाओं में क्या करेंगे कि सेल के ईएमएफ का परिकलन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो हमारा नेनर्स्ट के समीकरण पे लगता है। तो आइए अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि नेनर्स्ट का समीकरण क्या है, उस पर हम कैसे सेल का ईएमएफ परिकलन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।